साल था 2013 जब दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में करीब 14,000 लोग जमा थे और इनके बीच खड़ा था एक टीचर जो सभी स्टूडेंट्स को मैथ की टीचिंग्स दे रहा था। और इस टीचर का नाम था बाइजू रविंद्रन, यानी बाइजूस के ऑनर, जिन्होंने अपनी मेहनत और मार्केट स्ट्रेटजी से बाइजूस कंपनी को $22 बिलियन की वैल्यू तक पहुंचाया, जो भारत की पहली एडुटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनकर शाइन हुई। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रविंद्रन को घर गिरवी तक रखकर एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ी। वो कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक्स थी जिनके चलते कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई? क्यों बेजोस ने एजुकेशन से ज़्यादा मार्केट पर ध्यान दिया? क्या सच में पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके ये कंपनी मुनाफा कमा रही थी? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाइजूस महज एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की वो पहचान थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बाइजूस के रविंद्रन, जिनकी पहचान आज एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, एजुकेटर और बाइजूस ऑनर, करोड़पति से रोड़पति बनने के रूप में की जाती है। 5 जनवरी 1980 को केरला के एजिकोड़े में जन्मे रविंद्रा को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था और इसकी वजह थी इनके पेरेंट्स। माँ थी मैथमेटिक्स टीचर और पिता थे फिजिक्स के ज्ञानी। इसलिए रविंद्रन को भी शुरुआत से ही पढ़ाई का मौका, माहौल और एजुकेशन फील्ड से जुड़े पेरेंट्स मिले, जिनके सपोर्ट से रविंद्रन ने मलयालम मीडियम स्कूल से इनिशियल एजुकेशन हासिल की। इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नौर से बीटेक की डिग्री ली और 2001 में सिंगापुर की शिपिंग कंपनी ग्लोबटोरिएट में बतौर इंजीनियर काम करने लगे। जॉब भी अच्छी थी और सैलरी उससे भी ज़्यादा अच्छी, इसलिए इंजीनियरिंग फील्ड को ही अपना करियर मान लिया। पर ये नहीं जानते थे कि किस्मत ने इनके लिए कोई और ही प्रोफेशन चुन के रखा है। और ये तकदीर का खेल शुरू हुआ साल 2003 में, जब रविंद्रन 2 साल विदेश में रहने के बाद अपने परिवार से मिलने भारत आए। इस बीच ये अपने दोस्तों से भी मिले जो उस दौरान कैट एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी थे। हर कोई जानता था कि रविंद्रन किताबों का कीड़ा है, इसलिए दोस्तों ने भी इनसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मांगी। और जिस शानदार तरीके से इन्होंने अपने दोस्तों को टीच किया, उसके दम पर कई दोस्त एग्ज़ाम में पास हो गए। 2003 में ही रविंद्रन ने भी कैट की तैयारी कर एग्ज़ाम दिया और जब रिजल्ट आया तो ये हैरान रह गए, क्योंकि इनके 100% मार्क्स आए थे। ये देखकर रविंद्रन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और इसे तुक्का समझकर इन्होंने दोबारा कैट का एग्ज़ाम दिया और इस बार भी 100% स्कोर गेन किया। वजह थी इनकी एजुकेशन के लिए डेडिकेशन, सब्जेक्ट्स की अच्छी समझ और टॉपिक्स को समझने का तरीका। इन्हीं सब चीज़ों का रिजल्ट ये निकला कि रविंद्रन ने इंजीनियरिंग छोड़कर टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का डिसाइड किया और 2006 में शुरू हुई बाइजूस क्लास फॉर कैट नाम से एक ऑफलाइन कोचिंग। रविंद्रन के टीचिंग स्टाइल काफ़ी प्रैक्टिकल था। वो मार्क्स से ज़्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग पर ध्यान देते थे और टफ से टफेस्ट टॉपिक को सिंपल वे में समझाते। इसीलिए जल्दी छोटी सी ये कोचिंग 1200 स्टूडेंट्स के एक बड़े ऑडिटोरियम में चेंज हो गई और 2009 आते आते तक ये 9 शहरों में ऑफलाइन कोचिंग देने लगे और लोग इन्हें टीचर नहीं बल्कि कैट टॉपर के रूप में पहचानते थे। लेकिन शहर शहर जाकर क्लास देना, एग्जिस्टेंस रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने वीसैट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मिनिमम 45 सिटीज़ में अपने लेक्चर्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। और फिर आया साल 2011 जब इन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की और इन्हें अपनी वाइफ गोकुल नाथ का भी पूरा सपोर्ट था, जिसने रविंद्रन ने साल 2009 में शादी की थी। रविंद्रन ने स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कनेक्शन बनाने के लिए कई दमदार फार्मूले बनाए, जिन्होंने भारत की एडुटेक फील्ड में क्रांति ही ला दी। कंपनी ने एक्सपर्ट्स हायर किए, टेक्स्ट में वीडियो एनिमेशन का तड़का लगाया, कंसेप्ट्स को डेली एक्टिविटीज़ के साथ मिक्स कर इस तरह पेश किया कि बच्चा टफ टॉपिक को भी चुटकियों में अंडरस्टैंड करने लगा। यही चीज़ 2012 में रंजन पाई को भी बहुत पसंद आई और उन्होंने रविंद्रन को 50 करोड़ रुपए एज इन्वेस्टमेंट दिया, वो भी एक शर्त के साथ कि उन्हें डिजिटल जाना होगा। रविंद्रन भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर 3 साल बाद बैजूस ऐप लॉन्च कर शर्त को पूरा कर देते हैं। बैजूस ऐप से भी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने लगे और इसका फ़ायदा हुआ बैजूस की इन्वेस्टमेंट पर। सिक्योरी कंपनी ने बैजूस को जून 2015 में $25 मिलियन एज इन्वेस्टमेंट दिया। इसके बाद चैन ज़कबर्ग इनिशिएटिव ने भी $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट से ना सिर्फ बैजूस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसलिए इंटरनेशनल न्यूज़ में भी
बैजूस का नाम रैंक करने लगा और 2017 में कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए शाहरुख खान को ही कंपनी का एम्बेसडर बना दिया, जिसके बदले बैजूस ने शाहरुख खान को 4 करोड़ की एनुअल पेमेंट देने का प्रॉमिस भी किया। शाहरुख ने भी बैजूस का जमकर प्रमोशन किया और असर ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैजू की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और 2018 तक बैजूस भारत की पहली एडुटेक कंपनी बन गई, जिसकी वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन तक जा पहुंची थी। शायद बैजूस भारत की पहली ऐसी एडुटेक कंपनी थी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। क्रिकेटर्स ने बैजूस की जर्सीज पहनकर चौके छक्के लगाए और इस तरह बैजूस खूब तरक्की कर रहा था। और फिर आया इसका गोल्डन पीरियड यानी 2019, जो भले ही पूरी दुनिया के लिए एक बुरा दौर था, पर बैजूस के लिए ये टर्निंग पॉइंट था क्योंकि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में बैजूस ने ऑनलाइन क्लासेस को एक्सपेंड किया और बैजूस जो पहले से ही खूब फल फूल रहा था, उसकी ग्रोथ में और ज़्यादा इजाफा हो गया। एजुटेक फील्ड में टोटल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का 50% हिस्सा सीधा बैजूस के खाते में ही आया था। बैजूस को लगने लगा कि अब वही एजुटेक का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसलिए अपने से छोटे छोटे एजुटेक स्टार्टअप्स को बाय करना शुरू कर दिया और वो भी दुगनी कीमत पर। 2021 में बैजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को $950 मिलियन में एक्वायर किया, ऑस्मो को भी $120 मिलियन देकर अपने नाम कर लिया और इस तरह 9 छोटे छोटे स्टार्टअप्स बैजूस की गोद में आ गिरे, जिनके साथ मिलकर बैजूस ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मार्केट स्ट्रेटेजी ने तो कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। दरअसल बैजूस ने एक सेल्समैन की पूरी टीम बनाकर रखी थी, जिनका काम था कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। ये सेल्समैन स्टूडेंट्स के घर जाते और उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते थे, जिसमें बच्चे की एज से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते और जब बच्चा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो फिर शुरू होता पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने का काम। पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने के भी 3 फार्मूले थे। जो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर होता उसके पेरेंट्स को ये इमोशनली ब्लैकमेल करते कि अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएगा। वहीं जो बच्चा एवरेज होता उसको लेकर सेल्समैन समझाते कि बच्चे में कुछ करने का जुनून तो है, पर सही गाइडेंस की ज़रूरत है और वो हम देंगे। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा होता उसके लिए तो ये कहते कि ये तो टॉपर है, इसको तो आगे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस तरह से ये पेरेंट्स को अपनी बातों में फंसाकर कोर्सेज सेल करने लगे और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती ही चली गई। इन्हीं सब हथकंडों को अपनाकर कंपनी का रेवेन्यू $22 बिलियन तक जा पहुंचा। पर फिर 2022 के एंड से बैजूस का बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब कोरोना का समय खत्म हो रहा था और स्टूडेंट्स दोबारा ऑफलाइन क्लास की तरफ भागने लगे और जो बैजूस ऑनलाइन क्लासेस के दम पर नोट छाप रहा था उसकी इनकम धीरे धीरे कम होने लगी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा सेल्समैन और एम्प्लॉयज़ पर। इनसे 14-14 घंटे कंटिन्यूसली काम करवाया गया। हर सेल्समैन को $1.5 लाख की सेल्स बनाने का टारगेट दिया गया और वो भी विद इन अ वीक, जो कि नामुमकिन था। 2022 में बैजूस ने एक नियम ये भी बना दिया कि जो सेल्समैन अपना 50% टारगेट अचीव नहीं करेगा उसे इमीडिएटली निकाल देंगे। यानी जरा आप सोचें कि एक सेल्समैन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था, जबकि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए ना तो स्टूडेंट्स राजी हो रहे थे और ना पेरेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट होता था। बच्चे पढ़ने की बजाय रील स्क्रॉल करने लगते थे। यही सब सोचकर पेरेंट्स ने भी ऑफलाइन क्लासेस को ही प्रायोरिटी दी और देखते ही देखते बैजूस की इनकम घटने लगी, जबकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे। 2023 में भी हालात बद से बदतर होते गए, यहाँ तक कि रविंद्रन के पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए इन्होंने दिसंबर 2023 में अपना घर गिरवी रखा, पैसे उठाए, तब जाकर बैजूस के एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिली, जबकि फायर्ड एम्प्लॉयज़ को तो पीएफ तक नहीं मिला, क्योंकि कंपनी के हालात ऐसे नहीं थे कि इनको पीएफ दिया जा सके। और इस डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह ऑफलाइन क्लास प्रायोरिटी तो थी ही, साथ ही बैजूस के कुछ गलत फैसले भी थे। जैसे एक था बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। ये बात है साल 2021 की, यानी पीक टाइम की, जब रविंद्रन ने इंटरनेशनल मार्केट में बैजूस को एक्सपैंड करने के लिए एजुटेक कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। हालांकि इनकम इतनी परमिशन नहीं दे रही थी कि ये एक साथ 9 स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लें। फिर भी ज़्यादा इनकम की चाह में बैजूस ने $1.2 बिलियन का टर्म लोन उठाकर इन सबको एक्वायर कर लिया। दूसरा रीज़न थी गलत मार्केट स्ट्रेटेजी। बैजूस अपने कोर्स सेल करने के लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज करता था, उनके इमोशंस के साथ खेलता था, स्टाफ के साथ गाली गलौज करना,
टाइम पर उनकी सैलरी ना देना, 14-14 घंटे तक काम करवाना, ये सब चीज़ें जब बाहर आई तो लोगों ने बेजोस को हेट करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, पैसा हर किसी से कंट्रोल नहीं होता। यही कुछ हुआ बेजो के साथ भी। जब रविंद्रन के पास पैसा आया तो इन्होंने एजुकेशन पर कम जबकि मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और खूब प्रमोशन में पैसा लुटाया। और ये भूल गए कि ये एक एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसे एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन से इनकम पर फोकस करना भी बेजोस का डाउनफॉल का एक कारण था। तो दोस्तों, यही थी बेजोस की राइज एंड फॉल की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।